मुद्रास्फीति का हमारा जो पहला टॉपिक या पहला भाग जो हुआ था उसमें हम लोगों ने मुद्रास्फीति, उससे जुड़ी हुई अवधारणाएं, मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई अन्य अवधारणाएं, फिलिप्स वक्र आदि को पढ़ा था। मंदी क्या है, स्लो डाउन क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई थी। तो मैंने कहा था कि इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। तो दूसरे भाग में एक तो हम चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार, कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है या कौन कौन से प्रकार मुद्रास्फीति के पाए जाते हैं, और इसी में हम चर्चा करेंगे कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, और साथ ही साथ इस बात पर भी बात करेंगे कि मुद्रास्फीति से किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे उद्योगपति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, आदि आदि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुद्रास्फीति के प्रकार, यानी मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। तो इसमें जो सबसे पहला लिखा हुआ है, यानी पहली जो मुद्रास्फीति का प्रकार जिसे आपको समझना है, उसको कहते हैं रेंगती हुई या मंद मुद्रास्फीति। रेंगती हुई या मंद मुद्रास्फीति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती हुई मुद्रास्फीति या मंद मुद्रास्फीति, तीन शब्द आपको याद रखने हैं। अंग्रेजी में आपको एक ही शब्द याद रखना है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जो धीमी हो। तो मुद्रास्फीति क्या है, कीमतों का बढ़ना है, कीमत स्तर में वृद्धि होना है, मुद्रा के मूल्य में कमी आना, क्रय शक्ति में कमी आना और कीमतों का बढ़ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु आप 100 रुपये में खरीद रहे थे और उसके बाद वही वस्तु 105 में खरीदें, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 5% इन्फ्लेशन दिखेगी या 5% महंगाई दिखेगी। तो सबसे पहले रेंगती हुई या मंद मुद्रास्फीति को जानते हैं, यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन को जानते हैं। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब मुद्रास्फीति की दर 3% के आसपास, 3% के आसपास, यानी कि 2 से 3% के आसपास या 3% से नीचे रहती है, तो ऐसी मुद्रास्फीति को हम लोग मंद या रेंगती हुई कहते हैं। देखिए, अगर 0 होगी या 0 से नीचे होगी तब तो मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो लगभग 3% की जो मुद्रास्फीति होती है उसको हम लोग क्रीपिंग या रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये जो मुद्रास्फीति होती है ये आमतौर पे विकसित देशों में पाई जाती है। ध्यान रखना, ये विकासशील देशों में नहीं पाई जाएगी। विकासशील देशों में इतनी मुद्रास्फीति कम है। कल मैंने आपको एक पढ़ाया था धारणीय मुद्रास्फीति, सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। तो सस्टेनेबल इन्फ्लेशन में मैंने बताया था कि विकासशील देशों में लगभग 5 से 6% और विकसित देशों में 2% या उसी के आसपास, 2 से 3 हो सकती है, इसी के आसपास मुद्रास्फीति होती है। तो सबसे पहला जो मुद्रास्फीति का प्रकार है उसको रेंगती हुई मुद्रास्फीति या मंद मुद्रास्फीति कहते हैं। आपसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि इसकी दर कितने प्रतिशत के आसपास होती है, लगभग 3%। यानी अगर मुद्रास्फीति 3% की दर से बढ़ रही है या 3% के आसपास इन्फ्लेशन मौजूद है किसी अर्थव्यवस्था में, तो हम ये कहेंगे कि ये क्रीपिंग है, रेंगती हुई है, मंद मुद्रास्फीति है। और आमतौर पे ये किन अर्थव्यवस्थाओं का लक्षण है, विकसित देशों का लक्षण है। तो ये पहला प्रकार है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो मुद्रास्फीति का प्रकार है उसको आप समझेंगे, इसको हम सब कहते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मतलब कि अंग्रेजी में शब्द है वॉकिंग, यानी कि वॉक करना। जैसे आप वॉक कहते हैं ना, तो वॉकिंग, तो वॉकिंग शब्द अंग्रेजी में प्रयोग हुआ है, वॉकिंग इन्फ्लेशन या चलती हुई मुद्रास्फीति। देखिए पहली कौन सी है, रेंगती हुई, यानी धीमी, 3% या उससे नीचे की जो मुद्रास्फीति होती है उसको रेंगती हुई कहते हैं। दूसरी जो मुद्रास्फीति होती है वो होती है चलती हुई मुद्रास्फीति या वॉकिंग इन्फ्लेशन, और इसकी दर 3% से अधिक या 3% से ज़्यादा और 10% से कम, यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो लगभग 3% से 10% के बीच में होती है। आमतौर पे जो विकासशील देश होते हैं उनमें ये मुद्रास्फीति मिलेगी आपको। विकासशील देशों में इसी बीच में मुद्रास्फीति रहती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, विकासशील देशों में मैंने बताया था कि अगर 5 से 6% की मुद्रास्फीति है तो ये अच्छी है। लेकिन जब लगातार चलती हुई मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में पाई जाए और ये 9%, 10% या 8% इस तरह से पहुँचने लगे, तो ये समझ लीजिए कि एक प्रकार के खतरे का संकेतक होता है। यानी आमतौर पर विकासशील देशों में चलती हुई या वॉकिंग इन्फ्लेशन पाई जाती है। लेकिन अगर ये 5 से 6% के आसपास है तो ये सस्टेनेबल है, धारणीय है। लेकिन अगर ये लगातार बढ़ने लगे, जैसे किसी अर्थव्यवस्था में लगातार चलती हुई मुद्रास्फीति रहेगी, तो फिर उस पर धीरे धीरे नियंत्रण के उपाय करने पड़ते हैं। यानी कि अगर 10% के आसपास पहुंचेगी तो इसको खतरे के संकेतक के तौर पे देखा जाता है। ये माना जाता है कि अब इस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। अगर इससे ऊपर जाएगी तो लोगों को दिक्कत होगी। कहने का मतलब है कि दोहरे अंक में मुद्रास्फीति को पहुंचने से रोकना होता है।
अगर दोहरे अंक में पहुंचने लगेगी तो फिर वो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करने लगती है। तो दूसरी आप ध्यान रखना, चलती हुई रेंज क्या होगी, 3% और 10% के बीच विकासशील देशों में आमतौर पर यही मुद्रास्फीति पाई जाती है। तो तीसरे पे आते हैं। देखिए, इनको क्रम से आप समझ लेना। क्रम से इसलिए समझ लेना कि जब मुद्रास्फीति के प्रकार को क्रम से आप जानेंगे तो जान जाएंगे कि आखिर राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय की जरूरत क्यों पड़ती है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। और इस बात को भी हम समझेंगे कि मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मंदी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। जब मौद्रिक नीति पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, इसको कहते हैं रनिंग, यानी कि पहली क्या है क्रीपिंग, दूसरी कौन सी हो जाएगी वॉकिंग, और तीसरी रनिंग। तो रनिंग इन्फ्लेशन जो होगी, रनिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मुद्रास्फीति की दर जो होती है वो 10% से 20% के बीच में पाई जाती है। यानी कि रनिंग जो इन्फ्लेशन होगी वहाँ पे क्या होगा, 10% से 20% की मुद्रास्फीति पाई जा सकती है। जैसे भारत में 2000 के दशक के बाद या सन 2000 के बाद ये कई बार देखी गई है। जैसे एक बार 2013-14 के आसपास मुद्रास्फीति हमारे यहाँ 10% पार कर गई थी, तो महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, तो सरकार को नियंत्रण करने पड़ते हैं। तो जो दौड़ती हुई या रनिंग मुद्रास्फीति होती है या रनिंग इन्फ्लेशन जो होती है उसमें दर मुद्रास्फीति की 10% से 20% हो जाती है। और अगर तुरंत सरकार और केंद्रीय बैंक मिल करके प्रयास न करें तो हाइपर इन्फ्लेशन, देखिए मुद्रास्फीति की सबसे खतरनाक अवस्था होती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति 3 अंकों से ज़्यादा चली जाती है, यानी 100 से भी ज़्यादा चली जाती है, कई बार 1000 में पहुंच जाती है। और ऐसी स्थिति में उस देश की जो मुद्रा प्रणाली होती है, मौद्रिक व्यवस्था होती है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं, मुद्रा प्रणाली एक प्रकार से ख़त्म ही हो जाती है। तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में क्या होता है, 10% से 20% के बीच में मुद्रास्फीति होती है। और ये काफ़ी चिंताजनक आंकड़ा होता है। यहाँ पे तुरंत ही सरकार को प्रयास करना होता है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि मुद्रास्फीति में सरकार को क्या क्या करना होता है। बेसिक एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मुद्रास्फीति में सरकार को हर वो काम करना होता है जिससे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ जाए या वस्तुएं और सेवाएं बढ़ें और जो मुद्रा है वो मार्केट से अंदर आ जाए, ज़्यादा खर्च ना हो, खर्च थोड़े कटौती करके मुद्रा को कम करने का प्रयास किया जाता है, तो उस पर बात होगी। तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति में क्या होगा, 10% से 20% के बीच मुद्रास्फीति होगी। अगर समय रहते इसको कंट्रोल न किया जाए, इस पर नियंत्रण न किया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन के चांस बनने लगते हैं। तो पहली कौन सी हो जाएगी आपकी, आपने क्या जाना, रेंगती हुई। दूसरी कौन सी, चलती हुई वॉकिंग। तीसरी कौन सी, दौड़ती हुई। अब इसी में मुद्रास्फीति का जो चौथा प्रकार होता है, चौथी मुद्रास्फीति को कहते हैं कूदती हुई मुद्रास्फीति। कूदती हुई मुद्रास्फीति, यानी कि जो चौथी मुद्रास्फीति आपको पढ़नी है वो कौन सी है, कूदती हुई। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आप इन शब्दों को लिखते जाएंगे और अपने हिसाब से नोट्स बनाते जाएंगे। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति 20% को पार कर जाती है और वो 3 अंकों में पहुंचने लगती है। मुद्रास्फीति 20% को पार कर जाती है, यानी 20 से अधिक होने लगती है और वो कभी कभी 3 अंकों में पहुंच जाती है। कभी कभी 3 अंक का मतलब यहाँ पर 100 या उससे अधिक पहुंच जाती है या इसके आसपास पहुंच जाती है। तो गैलोपिंग में और ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो चौथी कौन सी है, गैलोपिंग या कूदती हुई है। क्रम से आप समझेंगे इन चीज़ों को। और मुद्रास्फीति का जो सबसे खतरनाक रूप होता है वो आपको लास्ट आपको पढ़ना है, इसको कहते हैं अति मुद्रास्फीति। अंग्रेजी में शब्द है हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। देखिए, सबसे पहले क्रम से देख लीजिए, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। सबसे पहले कौन सी है, रेंगती हुई है, 3% के आसपास रहती है। फिर चलती हुई 3 से 10% के बीच में रहती है। फिर दौड़ती हुई 10 से 20। फिर कूदती हुई यानी कि गैलोपिंग, गैलोपिंग में लगभग 20 से यानी कि 3 अंकों के बीच में रहेगी, यानी 20% से अधिक हो जाएगी तो क्या कहेंगे, गैलोपिंग कहेंगे। लेकिन जो हाइपर इन्फ्लेशन होती है, यानी पहली कौन सी है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग, फिर लास्ट में कौन सी, हाइपर इन्फ्लेशन। तो जो हाइपर इन्फ्लेशन होती है, अति मुद्रास्फीति होती है, इसमें जो होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें मुद्रास्फीति 3 अंकों से अधिक हो जाती है, यानी कि स्पष्ट तौर पर 3 अंकों से अधिक हो जाती है, यानी कि कम से कम 100% से अधिक हो जाती है। देखिए, अगर 10%, 15% भी है तब भी ठीक है, काम चल सकता है। 4-5%, 6% हो तो आदर्श है। जब हाइपर इन्फ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था में आता है तो बैंक में जमा की गई संपत्ति, बॉन्ड, आपकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, आपके जो भवन होते हैं, सब की कीमतें गिर जाती हैं।
मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपये जमा किए थे और 100% मुद्रास्फीति हो जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 5,000 के बराबर हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर वो 2-3 हज़ार तक पहुंच जाए तो आप सोचिए क्या होगा आपके। यानी कि ये जो मुद्रास्फीति होती है इसमें क्या होता है कि जो अस्थाई परिसंपत्तियां होती हैं, जैसे आपका मकान है उसकी कीमत भी गिर जाती है, आपके जो मतलब बॉन्ड है उसकी कीमत गिर जाती है, आपकी बैंक में जमा जो राशियां उनकी कीमत गिर जाती है। तो ये सबसे खतरनाक अवस्था होती है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, हाइपर इन्फ्लेशन में जो पत्र मुद्रा होती है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था में अगर आती है तो इसका मतलब ये वो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, भवन की कीमत गिर जाएगी, संपत्तियों की कीमत गिर जाएगी। देखिए नॉर्मल मुद्रास्फीति में तो केवल कीमतें बढ़ जाती हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति थोड़ी बहुत कम हो जाती है, वहाँ पे समस्या नहीं है। जैसे 3 से 6% के बीच में रहे तो बहुत अच्छा है, 10% तक महंगाई थोड़ी बढ़ेगी लेकिन ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ही मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में जाने लगती है वैसे ही देश प्रयास करना शुरू कर देते हैं कि इसको तुरंत कंट्रोल कर लिया जाए। और कई बार ऐसा होता है, घाटे का बजट खास करके एक बनता है। घाटे के बजट में क्या होता है, सरकार रिजर्व बैंक से, जैसे अपने भारत में या अन्य देशों में अपने केंद्रीय बैंक से अतिरिक्त नोट छपवा लेती है। और जीडीपी जो होती है वो नोट से नहीं चलती है। नोट तो एक मूल्य हस्तांतरण का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है, यानी मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है। जीडीपी में जितना उत्पादन होगा वही महत्वपूर्ण है। तो जब आप बिना जीडीपी के वृद्धि के अतिरिक्त नोट या अतिरिक्त करेंसी छाप देंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ ही जाएगी। तो तमाम देश कई बार अपनी नीतियां सही से दुरुस्त नहीं कर पाते हैं और इन कारणों से मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं हाइपर इन्फ्लेशन के। जैसे जर्मनी में क्या हुआ था, जो 1920 का दशक था, दशक का मतलब उसके आसपास का जो 10 साल का समय था, वहाँ पे मुद्रास्फीति 2000 से 3000 के बीच पहुँच गई थी। 2000 से 3000 के बीच पहुंच गए थे। अब आप समझिए कि आपकी मुद्रा की वैल्यू इतने गुना कम हो गई, यानी जो सामान आप 1 रुपये में पहले खरीदते थे उसके लिए आपको 3000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मान लेते हैं एक टॉफ़ी जो 1 रुपये की मिलती थी उसके लिए आपको 3000, एक आंकड़ा में दे रहा हूँ, हो सकता है इससे भी ज़्यादा मूल्य गिर जाए। अब जर्मनी में 1920 के दशक में हाइपर इन्फ्लेशन आई तो एक उदाहरण एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने, या हम सब भी पढ़ते हैं, कि कहते हैं कि नोट से लकड़ी खरीदना महंगा था, तो लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए या खाना बनाने के लिए नोट ही जला करके खाना बना लेते थे, क्योंकि उससे मिलने वाली लकड़ी महंगी पड़ती थी। इसी तरीके से अभी आपने, अगर जो लोग अर्थशास्त्र में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, आप जानते हैं कि जिम्बाब्वे सन 2000 के बाद इसी तरीके की मुद्रास्फीति से जूझ रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन से। वहाँ की मुद्रा बिल्कुल ध्वस्त हो गई, यहाँ तक कि जिम्बाब्वे में $10 लाख तक के नोट जारी करने पड़े। उनका मौद्रिक मूल्य कुछ नहीं होता है। इसके बाद हाल ही में, अभी कुछ ही साल पहले आपने देखा होगा, एक देश है वेनेजुएला हाइपर इन्फ्लेशन के कारण उसकी जो मुद्रा है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। तो हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ही ख़राब अवस्था है। तो ये मुद्रास्फीति के प्रकार हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। मुद्रास्फीति के प्रकार में देखो, दर कितनी है इस आधार पे 5 प्रकार मैंने आपको बताए कि अगर 3% या उससे नीचे है तो रेंगती हुई है, अगर 3 से 10% के बीच है तो चलती हुई है, अगर वो 10 से 20% के बीच में है तो दौड़ती हुई है, अगर 20 से ज़्यादा है तो वो कूदती या गैलोपिंग है, और अगर 3 अंकों में है, उससे ऊपर चली जाती है, 1000 में चली जाती है, तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। देखिए ये मुद्रास्फीति के प्रकार हैं कि मुद्रास्फीति की दर कितनी है। इसके बाद मुद्रास्फीति में कुछ और अवधारणाएं हैं, मुद्रास्फीति से संबंधित या उसी के प्रकार से संबंधित कुछ और अवधारणाएं हैं, उनको भी मैं आपको इसी टॉपिक में समझाने का प्रयास करता हूँ। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एक शब्द आपको मिलेगा कोर मुद्रास्फीति या कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन या कोर मुद्रास्फीति। कोर का यहाँ पर मतलब है आधारभूत मान लीजिए, अस्थाई मान लीजिए। तो कोर इन्फ्लेशन का विचार एक अर्थशास्त्री हैं, मैंने नाम लिखा है, आप लिख लेना, एक्सटन का है। एक्सटन नामक एक अर्थशास्त्री ने 1980 के दशक में 81 अगर सन लिखना हो तो 1980-81 में यह अवधारणा दी थी, कोर इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कोर इन्फ्लेशन क्या है। तो इसको समझने के लिए आप समझेंगे ध्यान से कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार की मुद्रास्फीति पाई जाती है। एक मुद्रास्फीति होती है अस्थाई मुद्रास्फीति और एक मुद्रास्फीति होती है अस्थाई मुद्रास्फीति। स्थायी मुद्रास्फीति और दूसरी होती है अस्थाई मुद्रास्फीति।
तो देखिए पहले हम समझते हैं कि अस्थाई मुद्रास्फीति क्या है। तो देखिए, अगर मांग बढ़ जाए किसी चीज़ की, जनसंख्या बढ़ जाए, या नगरीकरण के कारण भी लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, जैसे किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए, लोग ज़्यादा डिमांड करने लगें, जनसंख्या बढ़ जाए, या टोटल अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाए। जैसे भारत में आप देखेंगे तो जैसे जैसे लोगों के पास आमदनी आ रही है तो मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन अपने आप आएगी। या फिर जैसे नगरीकरण जैसी अवधारणाएं हैं, इनके कारण क्या होता है कि तमाम सारी वस्तुओं की मांग एकाएक बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ जाती है। तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण, नगरीकरण के वृद्धि के कारण, या फिर कह लीजिए मांग में वृद्धि के कारण जो इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है उसको अस्थाई मुद्रास्फीति कहते हैं। ये तो रहेगी ही रहेगी, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते। ये अगर बढ़े तो इसको कंट्रोल करने का प्रयास सरकार करती है। अस्थाई मुद्रास्फीति को कैसे समझेंगे? जैसे मान लेते हैं कि किसी साल मानसून कमज़ोर हो जाए, और किसी खास फसल का या फसलों का उत्पादन कम हो तो फसलों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। तो सरकार नियंत्रण करने का प्रयास करती है, लेकिन ध्यान रखना, जो मुद्रास्फीति का मापन होता है किसी अर्थव्यवस्था में, भारत में भी जो मापन होता है उसमें जैसे खाद्य वस्तुएं हैं, या जैसे पेट्रोलियम है, जैसे डीजल पेट्रोल है, तो भारत में जब मुद्रास्फीति का मापन होता है तो खाद्य वस्तुओं को, पेट्रोलियम वस्तुओं को कोर इन्फ्लेशन के तहत नहीं मापा जाता है। इन वस्तुओं को अस्थाई मुद्रास्फीति के तहत नहीं मापा जाता है, ना ही इनको अस्थाई मुद्रास्फीति में शामिल किया जाता है। क्यों? कारण समझिए, वो अस्थाई हैं। जैसे मान लेते हैं कि विश्व में कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि पेट्रोलियम महंगा हो जाए, हो सकता है युद्ध हो जाए किसी देश के साथ, या प्रतिबंध लग जाएं तो पेट्रोलियम के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इस समय तो पेट्रोल सस्ता है, इसके पहले जैसे ईरान पर प्रतिबंध लग गए और ईरान से भारत को पेट्रोल आयात में कटौती करनी पड़ी, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ईरान पर प्रतिबंध लगा तो तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ और दाम बढ़ गए। कभी कभी घट भी जाते हैं, जैसे यूक्रेन मुद्दे के बाद, रूस और अमेरिका के विवाद के बाद तेल के दाम नीचे आ गए थे। तो अस्थाई मुद्रास्फीति का मतलब होता है जो अस्थाई कारकों से उत्पन्न होती है, जिसके स्थायी कारक नहीं होते। जैसे मैंने बताया कि मानसून कमज़ोर होगा तो खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी, या अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां कुछ ऐसी हो जाएं कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ जाएं। तो जो कोर इन्फ्लेशन होती है उसको कैसे समझेंगे? जो अस्थाई मुद्रास्फीति होती है, इसी को ज़्यादातर कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है और अर्थशास्त्री इसी को स्वीकार करते हैं, तो इसी को कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। और जो अस्थाई मुद्रास्फीति होती है वो ऐसे कारकों के कारण उत्पन्न होती है जो स्थायी नहीं होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं और फिर वो समाप्त भी हो जाते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जो अस्थाई मुद्रास्फीति होती है उसी को अर्थशास्त्री क्या मानते हैं? कोर इन्फ्लेशन मानते हैं। एक और ध्यान रखना, इसको भी लिख लेना आप सब, नोट्स बना लेना, क्योंकि एग्जाम में कब कहाँ कौन सा क्वेश्चन आए पहले से पता नहीं होता। एक जैसे मिलेगा आपको एग्जाम में कभी कभी आयातित मुद्रास्फीति, यानी कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो आप सोचते होंगे कि आयातित मुद्रास्फीति क्या है? क्या हम आयात करते हैं तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, या मुद्रास्फीति को आयात करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए, आयातित मुद्रास्फीति या इम्पोर्टेड, जो इम्पोर्ट हम करते हैं, तो आयातित मुद्रास्फीति का सरल मतलब है कि जैसे कोई देश है और वो किसी खास वस्तु या खास जो है प्रकार की सेवाओं के आयात पर निर्भर करता है। जैसे मैं भारत का उदाहरण देता हूँ कि भारत बड़े पैमाने पर, भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पेट्रोलियम के दामों से प्रभावित होती है। हालांकि ये अस्थाई मैंने अभी बताया था, तो अस्थाई एक अलग मामला है, ये एक अलग मामला है। जैसे भारत मान लेते हैं पेट्रोलियम का आयात करता है, तो यदि भारत में पेट्रोलियम, जैसे मान ले भारत लगभग अपनी 70% या 70% से भी ज़्यादा आवश्यकता का पेट्रोलियम आयात करता है। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोलियम के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो ऐसी स्थिति में भारत में एक मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी, और इसका कारण भारत के अंदर नहीं है बल्कि भारत के बाहर से है, आयात के कारण है। तो ऐसी मुद्रास्फीति को क्या कहेंगे? आयातित। अब आप सोचेंगे कैसे बढ़ जाएंगे? जैसे डीजल महंगा हो जाए तो परिवहन महंगा हो जाएगा, जो आवश्यक सामान का भाड़ा महंगा हो जाएगा, यानी माल की जो ढुलाई होती है वो महंगी हो जाएगी, तो हमें उपभोक्ता सामान भी महंगे मिलेंगे। किसान के लिए सिंचाई महंगी हो जाएगी, जुताई महंगी हो जाएगी। और ये कारण भारत में नहीं उत्पन्न हुआ है, ये विदेश में उत्पन्न हुआ है। चूंकि हम इस वस्तु का आयात करते हैं, इसलिए क्या होगा? आयातित मुद्रास्फीति इसको कहेंगे। आयात के कारण जो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो। अब जैसे मान लेते हैं कोई देश खाद्य आयात करता है,
खाद्य पदार्थों का आयात करता है और विश्व में खाद्य की कीमतें एकाएक एकदम से बढ़ जाएँ तो उसके यहाँ होने वाली मुद्रास्फीति कौन सी मुद्रास्फीति कहलाएगी? आयातित। यानी सरल भाषा में जब आयात के कारण मुद्रास्फीति बढ़ जाए तो ऐसी मुद्रास्फीति को हम लोग क्या कहते हैं? आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। इसी में एक और आप ध्यान रखना, एक मुद्रास्फीति होती है छिपी हुई मुद्रास्फीति, हिडन, छिपी हुई मुद्रास्फीति। छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या होती है? ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। इसका बड़ा बढ़िया उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, छिपी हुई मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था में कि महंगाई बढ़ती है तो कोई जो उत्पादक है वो कीमतें नहीं बढ़ाता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यदि महंगाई बढ़ जाए और जब महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लागत भी बढ़ेगी, लागत भी बढ़ेगी। तो जो बनाने वाला है यानी कि जो उत्पादक है उसकी लागतें जब बढ़ेंगी तो कीमत बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। भाई मान लेते हैं कि कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो बिस्किट बनाती है और जिस भी कच्चे पदार्थ से वो बिस्किट बनाती है, गेहूं से बनाती है, गेहूं के आटे से बनाती है, उसके दाम बढ़ जाएं, चीनी के दाम बढ़ जाएं तो क्या होगा? बिस्किट बनाने की लागत बढ़ जाएगी। अब बिस्किट बनाने की जब लागत बढ़ जाएगी तो उसके पास देखिए पहला क्या चांस है कि वो बिस्किट के दाम को बढ़ा दे। जैसे इसका आदर्श उदाहरण है पार्ले जी। आप जानते हैं अभी हाल ही में इसकी बहुत सारी बिक्री बढ़ गई। तो देखिए, मान लेते हैं कि पार्ले जी का बिस्किट जो है 5 रुपए का एक पैकेट आता है और 5 रुपए का पैकेट वो तब आता है जबकि उत्पादक को इसमें 3 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 3 रुपए मतलब कि आटे में, चीनी में, अन्य प्रोडक्ट जो उसमें पड़ते हैं और साथ ही साथ उसकी पैकेजिंग में, आदि में, ढुलाई आदि को सब समझ करके वो 3 रुपए लागत को मानता है, या 3 रुपए कंपनी की लागत है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है और 5 रुपए का मार्केट में बिकता है। मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन हो जाए और लागतें 50% बढ़ जाएं, लागतें 50% बढ़ जाएं। 50% का मतलब होगा जाके कितना? 1.5 रुपये, यानी कि लागत अब कितनी हो गई? 4.5 रुपये। तो एक चांस तो इसके पास ये है कि वो बिस्किट के दाम को 6 रुपये कर दे, 7 रुपये कर दे। मान लेते हैं वो बिस्किट के पैकेट के दाम को 7 रुपये कर देता है। तो एक तो ये तरीका होता है। तो यहाँ तो इन्फ्लेशन सीधे सीधे दिख रही है कि जो बिस्किट हमें 5 रुपये का मिलता था वो कितने में मिलने लगा? 7 रुपये में मिलने लगा। लेकिन इसका दूसरा एक तरीका है कि वो क्या करे कि जो 5 रुपये में बिस्किट का पैकेट था जिसमें 3 रुपये की लागत थी, तो अभी भी वो 3 रुपये की लागत लगाए और 5 रुपये का ही बिस्किट बेचे, लेकिन बिस्किट के आकार में, बिस्किट के वजन में, उसकी गुणवत्ता में और संख्या में कमी कर दे। आप इसका उदाहरण समझ रहे होंगे। हम सब छोटे थे तो पार्ले जी के पैकेट में बहुत बड़े और काफ़ी ज़्यादा बिस्किट आते थे जिनका वजन ज़्यादा होता था, लेकिन आज भी पार्ले जी ने अपने दाम नहीं बढ़ाए हैं, वो दाम वही रखे हुए हैं, लेकिन उसने बिस्कुटों के आकार को क्या कर दिया है, या बिस्किट के आकार को क्या कर दिया है? छोटा कर दिया है, उसके वज़न को छोटा कर दिया है, बिस्किट की संख्या को कम कर दिया है, लेकिन उसने दाम नहीं बढ़ाए हैं। तो जब ध्यान रखना, जब कोई उत्पादक इन्फ्लेशन के कारण या इन्फ्लेशन आने के कारण कीमतें नहीं बढ़ाता है, अपने उत्पाद की कीमत नहीं बढ़ाता है, बल्कि कीमत के स्थान पर वो क्या करता है? अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता में थोड़ी कटौती कर देता है, वज़न में कटौती कर देता है, मात्रा में कटौती कर देता है, और इस तरह से वो इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो कीमतें तो नहीं बढ़ती हैं, यानी शुद्ध रूप से हम कह देंगे कि भाई इस वस्तु की कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर क्या होगा? कीमतें तो नहीं बढ़ी, लेकिन गुणवत्ता, वजन, मात्रा में कमी हो गई है। तो उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया है, और ऐसी मुद्रास्फीति को क्या कहेंगे? हिडन इन्फ्लेशन, छिपी हुई मुद्रास्फीति। ध्यान रखना, बढ़िया उदाहरण है और उदाहरण से स्पष्ट तौर पे आपको समझ में भी आया होगा। एक और मुद्रास्फीति, या इसको भी आप समझ लीजिए, इस विचार को भी, ये गुरनार मृडल का विचार है, बाद में उसको अन्य अर्थशास्त्रियों ने आगे बढ़ाया था। तो एक शब्द आपको मिलेगा संरचनात्मक मुद्रास्फीति, अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसको कहेंगे। संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है, इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें और आप समझिए। देखिए, होता क्या है, ये माना जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति होती है, जो शुरुआती अर्थशास्त्री मानते थे, शुरुआती अर्थशास्त्रियों का मानना था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति होती है, इसको आगे आप नोट भी कर लेंगे, वो 2 कारणों से होती है, एक मांग कारण और एक पूर्ति कारण। एक लागत
का कारण भी आप जोड़ सकते हैं उसमें, लेकिन लागत का कारण भी यहीं से जुड़ेगा, मैं आगे आपको बता दूंगा। मांग, पूर्ति, लागत 2-3 चीज़ें हैं जिनके कारण मुद्रास्फीति होती है। देखिए, जैसे अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यदि मांग बढ़ जाती है तो अपने आप इन्फ्लेशन हो जाएगी, आप जानते हैं भाई। जैसे कोई वस्तु, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु 10 है, यानी 10 इकाई है, और उसकी मांग भी 10 है और कीमतें 1, यानी कोई वस्तु 10 इकाई अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है और उसकी मांग भी 10 है और कीमत कितनी हो जाएगी? 1। अगर वस्तु में 10 कर दी जाए और उसकी मांग 20 कर दी जाए तो जाहिर सी बात है कीमतें उसी अनुपात में बढ़ जाएंगी। मान लेते हैं यहाँ पे कीमतें हो जाएंगी 2, क्योंकि मांग 2 गुनी बढ़ गई तो कीमतें भी उसी अनुपात में बढ़ गई। तो एक तो मुद्रास्फीति आप जानते हैं किसके कारण उत्पन्न होती है? मांग के कारण उत्पन्न होती है, यानी मांग ज़्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप जो है उत्पन्न हो जाएगी। अगर किसी चीज़ की पूर्ति कम हो जाए तब भी वही बात होगी। अगर आपूर्ति कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी और कीमतें फिर से बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। एक और चीज़ होती है कि यदि लागतों में वृद्धि हो जाए तो इन्फ्लेशन हो जाती है। जैसे अभी मैंने बताया कि यदि पेट्रोलियम महंगा हो जाए तो अन्य चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, लागतें महंगी हो जाएंगी, परिवहन की, सिंचाई की, माल भाड़ा, अन्य चीज़ों के आपको दिखेगा। तो अर्थशास्त्री इसी चीज़ पे विचार करते हैं, या सभी लोग, आप भी इसी चीज़ पे विचार कर रहे होंगे कि आखिर ये मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है। तो एक तो मांग के कारण बढ़ती है, एक पूर्ति अगर कम हो जाए तब बढ़ेगी, तो बात वही है, मांग पूर्ति के चक्र के कारण बढ़ती है। लागतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। जैसे एक मुद्रास्फीति होती भी है, मुद्रास्फीति के कारण होते हैं, एक लागतजन्य कारण होते हैं और एक मांगजन्य कारण होते हैं। लेकिन इसके अलावा अर्थशास्त्रियों ने एक नया विचार दिया है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति को परिभाषा के रूप में आप कैसे लिखेंगे कि मांग और आपूर्ति के अलावा सरकार की नीतियों के कारण, ध्यान रखना, सरकार की नीतियों के कारण भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। सरकार की जो मौद्रिक नीति होती है, राजकोषीय नीति होती है, उसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। कैसे? उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर सरकार ब्याज को लगातार नीचा रखे, यानी ब्याज दर नीची रखे, तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज़्यादा जाएगी। सरकार अगर सार्वजनिक खर्च ज़्यादा करे, सार्वजनिक खर्च का मतलब कि जैसे वो मजदूरी बढ़ा दे सरकार, जैसे मनरेगा योजना के तहत मजदूरी यदि सरकार बढ़ा दे और ज़्यादा लोगों को काम दे तो क्या होगा? सार्वजनिक खर्च बढ़ेगा, ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन हो सकती है। तो सरकारी जो नीतियाँ होती हैं, जो मौद्रिक नीतियाँ होती हैं, उनके कारण इन्फ्लेशन बढ़ती है अर्थव्यवस्था में। तो जब इन कारणों से मुद्रास्फीति बढ़े, यानी कि मांग और आपूर्ति के अलावा जब सरकार की नीतियां जो होती हैं उनके कारण जब मुद्रास्फीति बढ़े, तो ऐसी मुद्रास्फीति को क्या कहेंगे? संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहेंगे। और संरचनात्मक मुद्रास्फीति का विचार किसने दिया था? आपसे एग्जाम में अगर आ जाए तो गुन्नार मिर्डल, ध्यान रखना, इसका विचार किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल ने दिया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं, या उसको कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति में जैसे मैंने बताया, सरकार अपने खर्च बढ़ा दे, ब्याज सस्ता कर दिया जाए, इन कारणों से मुद्रास्फीति होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग विचार करते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं, या मुद्रास्फीति किन किन कारणों से होती है। तो देखिए, एक एक पॉइंट लिखेंगे तो 50 पॉइंट हो जाएंगे। इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। 3 भाग का मतलब है कि मांग, एक होती है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक होती है लागत यानी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। और तीसरी होती है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति, यानी कि मुद्रास्फीति के 3 कारण हो सकते हैं। एक होती है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसको कहते हैं। पहले आप इनको समझ लीजिए, यानी कि मांग बढ़ने के कारण किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि डिमांड बढ़ जाए तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। और डिमांड क्यों बढ़ती है, इसकी दशाएं हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरी जो चीज़ होती है उसको कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि यदि लागतें, कॉस्ट जिसको आप कहते हैं, कॉस्ट आप समझ रहे हैं ना, कि कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई उत्पादक एक वस्तु बनाता है तो जो लागत लगती है, भूमि, श्रम, पूंजी और मजदूरी, इसके अलावा जो कच्चा माल आदि को मिला करके कॉस्ट बनती है।
तो कॉस्ट आप समझ पा रहे होंगे, लागत आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इसको बनाने में जो कॉस्ट आई, इसमें जो प्लास्टिक लगा, इसमें जो अंदर इंक है, इंक को ऑब्जर्व करने वाला या एब्जॉर्ब करने वाला, सॉरी, जो इसमें अंदर पॉइंट डाला गया है, लिखने वाला जो मतलब जो है संरचना है पेन वाली, इन सबको मिला करके क्या दाम लगा, फिर श्रम कितना लगा, इन सबको क्या कहेंगे, लागतें कहेंगे। तो कॉस्ट, तो एक होती है मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति, यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, और तीसरी होती है जो ग्लोबल कारणों से यानी वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति होती है। तो ये तीन प्रमुख कारण हम बता सकते हैं मुद्रास्फीति के, यानी कि एक तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हो सकती है कि मांग बढ़ जाए। मांग किन किन कारणों से बढ़ेगी उस पर हम भी विचार कर लेंगे। एक लागत बढ़ जाए, और एक वैश्विक कारक, मान लीजिए वैश्विक कारण, तो मुद्रास्फीति के बढ़ने के एक वैश्विक कारण हो सकते हैं, ग्लोबल इश्यूज हो सकते हैं। अब मैं उदाहरण से आपको एक एक समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जब मांग बढ़ जाए और उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाए। अब मांग बढ़ने में क्या हो सकता है, देखिए, एक, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अपने आप मांग बढ़ेगी। दूसरा, जब लोगों की आय बढ़ेगी तो अपने आप मांग बढ़ेगी। भाई लोगों की आय बढ़ेगी तो मांग ज़्यादा करेंगे। अगर सरकार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खर्च कर दे, यानी कि सरकार यदि सार्वजनिक खर्च को बढ़ा दे, सार्वजनिक खर्च का मतलब है कि वेतन बढ़ा दे, भत्ते बढ़ा दे, मजदूरी बढ़ा दे, ज़्यादा निर्माण कार्य करके लोगों के हाथ में तरलता देने का प्रयास करे, तो सार्वजनिक खर्च जब बढ़ जाएंगे तो अपने आप मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो ज़्यादा मांग करेंगे। तो आय में मजदूरी आदि वेतन सब शामिल है। आय बढ़ जाए तब मांग बढ़ जाती है। तो जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, सार्वजनिक खर्च बढ़ेंगे तो मांग बढ़ेगी। यदि ब्याज सस्ता कर दिया जाए तो फिर मांग बढ़ जाएगी। जैसे आपको एक मकान खरीदना है तो उच्च ब्याज दर पर आप मकान खरीदने के लिए हतोत्साहित होते हैं, आपको ज़्यादा पैसा चुकाना है। जैसे आपने देखा होगा कि विकसित देशों में और आजकल विकासशील देशों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं बिकती हैं। जैसे आजकल मोबाइल है, महंगे मोबाइल फ़ोन हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, तो उनको बेचने के लिए आपने देखा होगा EMI का ऑप्शन है, और वो EMI ब्याज मुक्त है कि आपको कोई ब्याज नहीं देना है, आप सिर्फ मूलधन चुका दीजिए। तो ये क्यों है, ये किस लिए है, ये मांग को बढ़ाने के लिए है। और इन कारण से अगर मांग बढ़ जाए तो कैसी मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो यदि ब्याज को सस्ता कर दिया जाए तो मांग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे सरकार ब्याज सस्ता कर दे, रेपो दर में कटौती करके ब्याज को सस्ता कर दे, लोगों को आसानी से लोन मिले। जैसे एक इसमें सॉफ्ट लोन होते हैं, आगे इसको पढ़ाएंगे आपको हम। सॉफ्ट लोन का मतलब होता है वे लोन, उदार ऋण जिसको कहते हैं, वे लोन जो बड़ी आसानी से खूब सस्ती ब्याज दर पे मिल जाएं लंबे समय के लिए, ऐसे लोन को क्या कहेंगे, सॉफ्ट लोन। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, सार्वजनिक खर्च बढ़ेंगे, ब्याज दर बढ़ेगी, सॉफ्ट लोन बढ़ेंगे। कई बार सामाजिक संरचना में परिवर्तन के कारण भी मांग बढ़ जाती है। जैसे पहले ग्रामीण समाज में कई बार पैसे होते हुए भी जैसे फ्रिज आदि की मांग नहीं होती थी, टीवी की मांग नहीं होती थी। लेकिन अब देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ग्रामीण समाज में मांगे जा रहे हैं, तो सामाजिक संरचनाएं भी प्रभावित करती हैं। तो कुल मिलाकर के जब मांग बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़े तो ऐसे कारकों को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। कुछ मैंने उदाहरण से देखे हैं। देखो, आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि कौन सा मांग के कारण है, कौन सा लागत के कारण है, कौन सा वैश्विक कारण से है। अब एक होती है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कॉस्ट बढ़ जाए। तो कॉस्ट में क्या हो सकता है, जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाएं, कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाएं या कच्चे माल की कमी हो जाए तो कच्चे माल की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, कच्चे माल की कीमत बढ़ जाएगी। या जैसे श्रमिक यानी कि मजदूरी बढ़ जाए, अगर मजदूरी बढ़ जाएगी तो अपने आप लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होगी। जैसे आप एक मकान बनवाना चाहते हैं और मजदूरी 20% बढ़ जाए आपके मकान बनवाने के समय, तो क्या होगा, आपके लिए तो मजदूरी ज़्यादा पेमेंट करनी होगी। तो ऐसी मुद्रास्फीति को क्या कहेंगे, लागत प्रेरित कहेंगे। तो कच्चा माल बढ़ जाता है, मजदूरी बढ़ जाती है। या कई बार ऐसा होता है जैसे तालाबंदी एक होती है, तालाबंदी मतलब कि तालाबंदी हो जाए, हड़ताल हो जाए, इन कारणों से मजदूर न मिले या दिक्कतें हो जाएं तो भी जो है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। तालाबंदी तो अलग मामला है। तालाबंदी में ये होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा लागतें जब बढ़ जाती हैं तो कुछ फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर देते हैं या अन्य कारणों से भी बंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो तालाबंदी भी एक कारण हो सकता है। तालाबंदी
या हड़ताल, जैसे हड़ताल के कारण मजदूर नहीं मिलेंगे, फिर जो नए मजदूर मिल रहे हैं वो ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, ज़्यादा मजदूरी पर मिल रहे हैं। तो लागत के कारण से अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसको क्या कहेंगे, लागत जन्य मुद्रास्फीति, यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। और वैश्विक कारण हो सकते हैं, जैसे वैश्विक कारण का मतलब जैसे वैश्विक ग्लोबल कीमतें बढ़ जाएँ। ग्लोबल, आज आप जानते हैं वैश्वीकरण का युग है, और वैश्वीकरण के युग में अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो कोई भी वैश्विक यदि मतलब घटनाक्रम होता है तो उससे सारी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। जैसे अमेरिका की मंदी ने 2008 में पूरे विश्व को प्रभावित किया था, तो इन्फ्लेशन भी प्रभावित करेगी। जैसे मान लेते हैं कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ जाएँ, पेट्रोलियम के दाम बढ़ जाएँ, कोई ग्लोबल क्राइसिस हो जाए, जैसे रूस और क्रीमिया, रूस का जो क्रीमिया मामला था उसको लेकर के अमेरिका ने उसको घेरा, और रूस की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पे आधारित है, तो अमेरिका ने क्या किया था, बहुत सारा उत्पादन तेल का बढ़ा लिया अपने लॉबी से कह करके। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि तेल की कीमतें गिर गई। तो वो तो गिरना हुआ, हम इन्फ्लेशन पे बात करते हैं। जैसे ओपेक मजबूत हो जाए और वो तेल के दाम को बढ़ा दे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन विश्व के उन देशों में बढ़ जाएगी जहाँ पर तेल के आयात पर निर्भरता है, खास करके भारत। इसके अलावा जैसे कोई देश किसी खास वस्तु का उत्पादन करता है, उसके ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग जाए, जैसे ईरान के ऊपर अभी प्रतिबंध लग गया, तो भारत के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हो सकते हैं, घाटबंदी हो सकती है, या कोई भी ऐसे कारण जो वैश्विक रूप से हों, तो अगर उन कारणों से मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो उसको क्या कहेंगे, हम सब वैश्विक कारण कहेंगे। इसके बाद एक एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। ये बड़ा रटा रटाया क्वेश्चन था, पहले खूब एग्जाम में आता था, बच्चे खूब रट के जाते थे कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, WPI होल प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। लेकिन अभी एक चेंज हुआ है, जब ये NDA की नई सरकार सत्ता में आई थी 2014 के बाद, तो उसने एक चेंज कर दिया था। उसने थोक मूल्य सूचकांक के साथ साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भी महंगाई को मापना शुरू कर दिया है। तो देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या होता है कि जो लोग दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उसकी महंगाई को देखा जाता है, और थोक मूल्य सूचकांक जो होता है वो वही जो अस्थायी मुद्रास्फीति को मापता है, जो पहले से प्रचलित है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, मुद्रास्फीति का मापन एक होता है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, और इसमें आधार वर्ष हमेशा माना जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, सीधे अभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुद्रास्फीति का मापन भारत में, हालांकि अब नए हिसाब से दोनों पे होता है, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मुद्रास्फीति का मापन भारत में कैसे होता है, थोक मूल्य सूचकांक पर होता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर होता है, और ब्रेक अगर कहीं ये तीसरा ऑप्शन मिले कि दोनों पर होता है, तो आप वर्तमान में क्या बताएंगे, दोनों पर होता है, दोनों पर होता है। तो भारत में पहले तो यही होता था केवल। तो पहला आप समझ लीजिए, यहाँ से 2-3 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। भारत में मुद्रास्फीति का एक मापन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है, WPI के आधार पर होता है। इसके लिए आधार वर्ष क्या है, 2011-12, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसको चेंज करने की बात चल रही है, पहले 4-5 था, अब 11-12 कर दिया गया था। इसमें 697 वस्तुएं शामिल की गई हैं। इसमें यह भी होता है कि जब हम थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति को मापते हैं तो कितनी वस्तुएं उसमें शामिल करेंगे, किसको नहीं शामिल करेंगे, और कुछ पुरानी हटाई जाती हैं, बहुत सारी नई जोड़ी भी जाती हैं। तो एक क्वेश्चन पहले क्या है, मुद्रास्फीति का एक मापन किस पर होता है, थोक मूल्य सूचकांक पर। थोक मूल्य सूचकांक पर जो मुद्रास्फीति मापी जाती है उसका आधार वर्ष क्या है, 11-12 है, और इसमें कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है, 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो खास करके सिविल सर्विसेज में, UPSC और PCS में पूछा जा सकता है कि थोक मूल्य सूचकांक का मापन कौन करता है, तो आपका उत्तर होगा आर्थिक सलाहकार कार्यालय। ध्यान रखना, WPI के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन कौन करता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक कार्यालय है, यानी इस विभाग के तहत आता है, मापन यही करता है। WPI के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन आपसे पूछ ले एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन याद रखना। UPSC और PCS बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक का मापन कौन करता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का ही कार्यालय है। और इसका आधार वर्ष ध्यान रखना, आधार वर्ष जब चेंज हो तो अपडेट कर लेना। अब नए सिरे में क्या हुआ है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का भी मापन होने लगा है, लेकिन भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को एक आधार पर नहीं मापा जाता है। तो इसलिए इसमें 3-4 वर्ग बना दिए गए हैं। जैसे इसमें एक औद्योगिक श्रमिकों का अलग से मापा जाता है, और जो शहरी मैनुअल कर्मचारी उनका अलग से मापा जाता है, कृषि मजदूरों का अलग से मापा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग से मापा जाता है।
और इसमें अलग अलग आंकड़े आते हैं, तो वो इतना अपना ध्यान रखना। जैसे एक औद्योगिक कर्मचारियों का, एक कृषि औद्योगिक मजदूरों का, कृषि मजदूरों का, ग्रामीण क्षेत्र का और एक शहरी मैनुअल कर्मचारियों का, ये 4 अलग अलग इंडेक्स इसमें आते हैं। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आप जानते हैं ना कि भारत में उपभोग प्रवृत्तियाँ एक जैसी नहीं हैं। ग्रामीण समाज की उपभोग प्रवृत्तियाँ अलग हैं, औद्योगिक श्रमिकों की उपभोग प्रवृत्तियाँ अलग हैं, शेष शहरी कर्मचारियों की उपभोग प्रवृत्तियाँ अलग हैं। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक काफ़ी जटिल है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये सांख्यिकी और कार्यान्वयन जो मंत्रालय होता है उसका भाग है। तो वर्तमान में मुद्रास्फीति का मापन भारत में किस पर होता है? WPI और CPI दोनों पर। WPI के लिए आधार वर्ष एक है, इसमें आधार वर्ष कुछ में है, कुछ में अलग अलग हैं, तो उसको आप मैं नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूज होंगे आप। तो WPI ध्यान रखना है, उसका आधार वर्ष 11-12 है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय उसका मापन करता है और इसका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मापन करता है। इसमें 4 अलग अलग आधार पे CPI जारी होता है। CPI में क्या होता है? दैनिक उपयोग की जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, और होल प्राइस इंडेक्स ज़्यादा व्यापक होता है उसमें, जैसे 697 वस्तुएं उसमें शामिल की गई हैं। तो ये मुद्रास्फीति का मापन है। कौन करता है, कैसे करता है, आधार वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, मुद्रास्फीति के मापन में एक आधार वर्ष ले लिया जाता है और आधार वर्ष का मान हमेशा क्या मान लिया जाता है? 100 मान लिया जाता है। फिर उसी पर गणना की जाती है कि किस साल कितनी मुद्रास्फीति बढ़ी है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक बिंदु और हम लोग विचार कर लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है। अलग अलग अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव होता है, आयात पे क्या प्रभाव होता है, उत्पादक पे क्या प्रभाव होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव में जैसे एक सबसे पहले हम लेते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता में कौन लाभ में रहेगा और कौन हानि में रहेगा, इसको सबसे पहले समझ लीजिए। अब आप जानते हैं उत्पादक कौन है? जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, और उपभोक्ता कौन है? जो उनके बदले कीमतें चुका करके उसका प्रयोग करता है। तो देखिए, मुद्रास्फीति में क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमत स्तर उच्च हो जाता है। तो आप देखिए, सामान्य स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, 3000-4000 मुद्रास्फीति यदि हो जाए तो वो अलग मामला है, वो तो अर्थव्यवस्था का ध्वस्त होना है। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आप हमेशा ध्यान रखना, उत्पादक को क्या होगा? हमेशा लाभ होगा, और उपभोक्ता को हमेशा क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ने के कारण इसको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और ये लाभ कमाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन जो होती है वो ज़्यादा उत्पादन करने को प्रोत्साहित करती है, और ज़्यादा उत्पादन जब होता है तो ऐसी स्थिति में तेज़ी जब होती है तो जो उत्पादन करने वाला होता है उसको लाभ होता है। जैसे ज़मीन की कीमतें बढ़ जाएं तो ज़मीन के मालिक को फ़ायदा होगा, लेकिन जो ज़मीन खरीदेगा उसको हानि होगी। और यदि ज़मीन की कीमतें गिर जाएं तो फिर मालिक को क्या होगा? हानि होगी, और खरीदने वाले को लाभ हो जाएगा। तो जब मुद्रास्फीति होती है तो पहला, जैसे उत्पादक उपभोक्ता में आप ध्यान रखना, उत्पादक को क्या होता है? लाभ होता है, और उपभोक्ता को क्या होती है? हानि होती है। इसी में जैसे एक क्वेश्चन रटते हैं आप सब कि ऋणदाता यानी जिसने लोन दिया है और जो ऋणी है, जो ऋणी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, ऋणदाता को हानि होगी, ध्यान रखना, ऋणदाता को हानि होगी, और ऋणी को क्या होगा? लाभ होगा। यानी मुद्रास्फीति यदि बढ़ जाए तो जिसने ऋण लिया है वो लाभ में रहेगा, और जो ऋणदाता होगा वो हानि में रहेगा। ऐसा क्यों होता है? आपसे मैं अगर प्रश्न करूं तो विचार करके देखिए, सोचिए, तभी अर्थव्यवस्था आप समझ पाएंगे। आपने क्या पढ़ा था कि जब मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा की वैल्यू या क्रय शक्ति कम हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 2014 में 30,000 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दिया था, यानी ए ऋणदाता है, तो ए ने 30,000 रुपये किसको दिए थे? ऋणी को दिए थे, यानी कि बी को दिए थे। कब दिए थे? 2014 में 30,000 रुपये दिए थे। और यदि वो इन्फ्लेशन हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि 2020 में इन्फ्लेशन हो जाए, जैसे मान लेते हैं, मैं केवल गोल्ड की कीमतों पर आपको गणना करके बताता हूँ, या 2019 में मैं बताता हूँ कि इसने 30,000 रुपये दिए थे, और मान लेते हैं कि इस समय 10%, 20% इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाए, मान लेते हैं 20% इन्फ्लेशन इन 5 सालों में बढ़ जाए, ये 20% महंगाई बढ़ जाए, तो जब 20% महंगाई बढ़ जाएगी तो मुद्रा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% कम हो जाएगी। तो जब इसने 30,000 रुपये लिए थे, जैसे मान लेते हैं कि इसने उधार लिए 30,000 रुपये और इसने गोल्ड खरीद लिया 30,000 रुपये का, और 2019 में वही गोल्ड 40,000 रुपये का मिल रहा है, तो यदि वो उस गोल्ड को बेच करके इसका 30,000 रुपये लौटा देगा, तब भी वो 10,000 रुपये क्या रहेगा? फायदे में रहेगा।
तो कुल मिलाकर के मूल्य, जब मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा, क्रय शक्ति कम हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता क्या रहेगा, हानि में रहेगा, और ऋणी क्या रहेगा, लाभ में रहेगा। इसको आप रटते हैं, बहुत लोग रटते हैं, एग्जाम में खूब बार आया है। तो उत्पादक उपभोक्ता, ऋणदाता ऋणी, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसे सुन लीजिए, जैसे मुद्रास्फीति में जो स्थिर आय वाले व्यक्ति होते हैं उनको हानि होती। जैसे आप कहीं पर काम करते हैं और आपकी आमदनी फिक्स है, आपको 10,000 रुपये वेतन मिलता है 20,000 रुपये वेतन मिलता है। इन्फ्लेशन बढ़ने पर आपको हानि होगी क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन वेतन आपका वही रहेगा। जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं या कई विभागों में जहाँ पर महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता है, तो वो तो लाभ में रहेंगे, महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उनका वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन जो स्थिर आमदनी वाले होंगे उनको क्या होगा, हानि होगी। तो स्थिर आमदनी वाले व्यक्ति को मुद्रास्फीति में हमेशा क्या होगी भैया, हानि होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए मुद्रास्फीति से आयात निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी आप समझ लीजिए। जब मुद्रास्फीति होती है तो आपकी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति है तो मतलब वस्तु और सेवाएं कम है, तो मांग ज़्यादा हो गई है, तो क्या होगा, वस्तु और सेवाएं कम होने से आयात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी मुद्रास्फीति में जब वस्तु और सेवाएं कम हैं, देश में कमी है और मुद्रा ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आयात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और निर्यात में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इनको पॉइंट वाइज लिखते चलना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो आयात में वृद्धि होगी और निर्यात में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इन्फ्लेशन में बचत क्या हो जाती है, बचत कम हो जाती है, ध्यान रखना। जैसे बचत कम हो जाती है, बचत क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, सामान महंगे हो जाएंगे तो हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमारा बचत कम हो जाएगी, तो बचत भी कम हो जाती है सामान्य अवस्था में। निवेश भी कम हो जाते हैं, अगर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ेगी तो बचत और निवेश कम होंगे, क्योंकि जब बचत नहीं होगी तो निवेश नहीं होगा, तो बचत कम हो जाएगी और बचत के साथ साथ अर्थव्यवस्था में निवेश भी क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और सुन लीजिए, जोड़ लेना आप सब पॉइंट वाइज। जैसे मुद्रास्फीति होगी तो भुगतान संतुलन भी हमारा प्रभावित होगा, भुगतान संतुलन हमारा प्रतिकूल हो जाएगा, क्योंकि हमारी मुद्रा की वैल्यू गिरेगी, मुद्रा की वैल्यू गिरेगी मतलब क्रय शक्ति कम होगी, तो भुगतान संतुलन अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि मुद्रास्फीति में मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, जो 100 रुपये की वैल्यू रही होगी, अगर 20% मुद्रास्फीति है तो उसकी वैल्यू 20% नीचे आ गई है, वो 80 रुपये के बराबर है। तो विदेश में हमारा जो भुगतान संतुलन शेष देशों के साथ होता है वो प्रतिकूल हो जाता है। मुद्रास्फीति में FDI भी कम पड़ जाता है। FDI मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए किसी देश में अगर मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है, और खास करके ध्यान देना लागत जन्य मुद्रास्फीति है, लागत जन्य मुद्रास्फीति है, तो वहाँ FDI नहीं होगा। FDI क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सामान बनाना महंगा हो जाएगा, और सामान बनाना जब महंगा हो जाएगा तो वहाँ बेचना तो लोग चाहेंगे लेकिन वहाँ बनाएंगे नहीं। तो इसीलिए देखिए अगर हमको FDI भी लाना है, अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना है, तो हमें सस्टेनेबल इन्फ्लेशन के आसपास रहना पड़ता है। तो FDI पे क्या प्रभाव पड़ेगा, FDI भी कम हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना मुद्रास्फीति से असमानता बढ़ती है। असमानता क्यों बढ़ती है, कि इससे क्या होता है कि जो उत्पादक वर्ग होता है वो बहुत लाभ कमाता है और खूब पैसे इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जो खर्च करने वाला व्यक्ति होता है, उपभोक्ता व्यक्ति होता है, वो लगातार खर्च करके परेशान हो जाता है और वो गरीब हो जाता है। तो मुद्रास्फीति असमानता को भी बढ़ाती है। तो ये मुद्रास्फीति के कुछ प्रभाव हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बचत में कमी आ जाएगी, निवेश में कमी आ जाएगी, तो मुद्रास्फीति के ये सारे कारक होते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना पड़ता है। यदि हम 5 से 6% सस्टेनेबल मुद्रास्फीति रखेंगे तो हमारे देश में सारी चीज़ें बेहतर होंगी और नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा होगी तो ये सारे प्रभाव आप ध्यान रखेंगे, कौन लाभ में रहेगा, कौन हानि में रहेगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो मुद्रास्फीति टॉपिक के तहत बहुत सारी चर्चा हमारी हुई है। इसमें 1-2 पॉइंट और लास्ट में बचे हैं, मैं उनको आपको बता दूंगा। जैसे एक ये शब्द आप जरूर जोड़ लेना, बूम एक शब्द होता है, बूम। जैसे मंदी होती है, मंदी की ठीक विपरीत अवस्था बूम होती है। मंदी कल मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो बूम को ध्यान रखना, जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन खूब ज़्यादा हो रहा हो, खूब सारी मांग हो रही हो और अर्थव्यवस्था में लगातार उभार हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति को बूम कहते हैं। तो बूम शब्द आपको ध्यान में रखना है। देखिए मुद्रास्फीति और मंदी जैसे टॉपिक जब आपकी समझ में आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब जैसे यहीं से जोड़िए, जब तक 1929-30 की मंदी नहीं आई थी तब तक एडम स्मिथ का हस्तक्षेप सिद्धांत प्रचलित था। लेकिन जब 1930 की मंदी आई तो 1929-30 में जब मंदी आई तो कीन्स का पंप प्राइमिंग मॉडल या कीन्स का जो मॉडल था कि अर्थव्यवस्थाओं को मंदी से निकालने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए। अब देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए। एक चीज़ है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, और एक बहुत ही बुरी चीज़ है मंदी।
दोनों विपरीत अवस्थाएं हैं। मंदी बहुत ही खराब चीज़ है। अब जो मुद्रास्फीति में होगा ठीक उसका उल्टा मंदी में होगा, ध्यान रखना। तो हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। पंप प्राइमिंग का एक मॉडल है कीन्स का, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर मंदी आ जाए तो मंदी से निपटने के लिए अर्थव्यवस्थाओं में सरकार को बहुत सारा सार्वजनिक जो है खर्च करना चाहिए। तो देखो मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी मुद्रा ज़्यादा हो जाती है। तो मुद्रास्फीति से अगर हमें निपटना है तो हमें वो सारे काम करने होंगे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाए। और मंदी में क्या होता है कि मुद्रा कम हो जाती है। तो हमें ऐसे प्रयास करने पड़ते हैं कि हम मुद्रा का प्रवाह बनाएं और मंदी से निकलें। तो मंदी में मांग कम हो जाएगी। देखो उल्टा है पूरा, जैसे मुद्रास्फीति में मांग बढ़ेगी, मंदी में मांग घटेगी। तो अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर मुद्रास्फीति से किसी देश को निकलना हो तो वो क्या करेगा। मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप पॉइंट करना, कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे मुद्रास्फीति से अगर किसी देश को निकलना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सार्वजनिक खर्च में कटौती करनी होगी, सरकार कम खर्च करे। साथ ही साथ सरकार को ब्याज दर बढ़ाना पड़ता है ताकि लोग बचत करने लगें, और बचत बढ़ जाए, निवेश बढ़ जाए और उत्पादन बढ़ जाए तो कीमतें थोड़ी नीचे आ जाएं। अब देखिए जो यहाँ पर होगा वो उसका ठीक उल्टा वहाँ कर लीजिए। जैसे मुद्रास्फीति में ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज दर बढ़ाई जाएंगी। क्यों बढ़ाई जाएंगी? एक तो लोग कम लोन लें और बचत ज़्यादा करें। जब मंदी आएगी तो ब्याज दर क्या हो जाएगी, घटा दी जाएगी। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय स्लो डाउन से जूझ रही है, हो सकता है कोरोना के बाद मंदी का भी शिकार हो जाए तमाम सारी अर्थव्यवस्थाएं। तो आप देखेंगे इस समय ब्याज दर क्या है, न्यूनतम है, रेपो दर न्यूनतम है। उदाहरण आप समझें। तो जैसे जो यहाँ पे होगा उसका ठीक उल्टा वहाँ पर होगा, यहाँ ब्याज दर बढ़ाई जाएंगी तो वहाँ घटाई जाएंगी। अब जैसे मुद्रास्फीति में क्या होगा, सार्वजनिक जो खर्च होता है, सार्वजनिक खर्च में कटौती होगी, और यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा, सार्वजनिक खर्च बढ़ा दिया जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर समझिए, मुद्रास्फीति में हर वो उपाय किया जाता है जिससे कि मुद्रा का प्रवाह थोड़ा सा, या मुद्रा की तरलता जो है वो अर्थव्यवस्था से सरकार की तरफ आ जाए, रिजर्व बैंक के पास आ जाए। जैसे मुद्रास्फीति में, मौद्रिक नीति में इस तरह से प्रयास किए जाते हैं कि पैसा रिजर्व बैंक के पास आए, और मंदी में क्या होता है, इस तरह से प्रयास किया जाता है कि पैसा अर्थव्यवस्था में या मार्केट में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो। तो ये टॉपिक मैं किसी दिन विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मुद्रास्फीति का टॉपिक समाप्त करने से पहले ये सारी बातें हो जाएं। तो मुद्रास्फीति के 2 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। यदि इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप निसंकोच होकर के पूछिए। ये बहुत ही समझ आधारित टॉपिक है और इनको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता है। इनमें हमेशा तैयारी अधूरी टाइप की महसूस होती है। आप जितना पढ़ेंगे उतना आप इसको समझते जाएंगे। तो मुद्रास्फीति और मंदी, बूम, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल तैयार रखेंगे। स्लो डाउन मैंने बताया था, स्लो डाउन मंदी के पहले की अवस्था होती है, रिसेशन उसके बाद की अवस्था होती है। और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जो 2 प्रयास होते हैं, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और जोड़ लेना, अगर कोई सरकार लगातार घाटे का बजट बनाए और उस बजट के, घाटे के बजट में अतिरिक्त जो खर्च हो रहा है उसको रिजर्व बैंक से या केंद्रीय बैंक से नोट के रूप में छपवाए तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में मंदी हो तो घाटे का बजट बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो तो घाटे का बजट क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ना है। जब हम सब लोग राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मुद्रास्फीति को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।